नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं, लेकिन एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसके बारे में अगर चर्चा न करें तो पूरे चुनाव की चर्चा अधूरी रहेगी। नाम है विधानसभा क्षेत्र का अणुशक्ति नगर, और वहां से चुनाव लड़ रहे थे स्वरा भास्कर के हस्बैंड, पति, जीवन साथी फहाद अहमद साहब। फहाद अहमद चुनाव हार गए और काफी कड़े मुकाबले में हारे हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कहानी है। कहानी इसलिए है क्योंकि स्वरा भास्कर का एक ट्वीट आया। ईवीएम बदनाम हुई, और बदनाम क्यों हुई? इस बार ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, इस बार ईवीएम ज्यादा चार्ज हो गई। आप ट्वीट देख सकते हैं। पति के हारने के बाद पत्नी ने एक ट्वीट किया है कि पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज वाली ईवीएम खुली, बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। पहला सवाल कि अंदर जाकर ईवीएम का चार्ज स्वरा भास्कर ने कैसे देखा, और दूसरा सवाल कि ईवीएम बदनाम हुई तो हुई, स्वरा भास्कर का नाम कैसे हुआ? आप परिणाम देख सकते हैं। सना मलिक हैं, ये एनसीपी की हैं, अजीत पवार गुट की। इन्होंने फहाद अहमद को हराया है, और उसके बाद पूरी कहानी रची गई कि ईवीएम बदनाम हुई, ज़्यादा चार्ज कैसे हो गई। सबसे पहले आइए हम आपको सुना देते हैं कि स्वरा भास्कर के पति क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था, और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहां जहां निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहां नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। हम लोग यहां 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहां नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीजें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही। तो आपने देखा, हायर 99%। 17वें राउंड तक इनको यह ख्याल नहीं आया कि ईवीएम 99% चार्ज है। बस 18वें या 19वें राउंड में ये थोड़ा पीछे हो गए, उसके बाद ईवीएम रिचार्ज हो गई, 99% तक चार्ज हो गई। सुमित शशांक हमारे साथ हैं। सुमित जी, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये तो काफ़ी हास्यास्पद है, और ख़ास करके इनकी जो पारिवारिक विरासत है स्वरा भास्कर की, तो इस पर भी कहीं ना कहीं फोकस करने की आवश्यकता है। इनके पिता जो कि उदय भास्कर, इनके विषय में पूरा देश जानता है कि किस तरीके से ये रक्षा विशेषज्ञ होते थे, और किस तरीके से ये रक्षा विशेषज्ञ होने के दौरान आई.के. गुजराल की टीम में जिस तरीके से ये काम कर रहे थे, जब आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री थे, तो ये किस तरीके से उनको सलाह देते हैं, और उनकी सलाह पे जो भारतीय एजेंट विभिन्न देशों में काम कर रहे थे, मिडिल ईस्ट जैसे जो देश है, वहाँ जब वो काम कर रहे थे, तो उनकी एक पूरी की पूरी सूची बना करके पाकिस्तान को देने का काम किया गया। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और ऐसे व्यक्ति के कारण कहीं ना कहीं हमारे देश के जो लोग हैं, और हमारे देश के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, वो उनकी जान पे संकट उत्पन्न हो जाता है। और लगातार वर्षों तक भारत में आतंकी जो हमले होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो लोग हैं उनकी कार्यशैली को बाधित होना पड़ा, और कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई। तो इसके लिए कौन दोषी है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद स्वरा भास्कर जी पे मैं आता हूँ। इनके बहुत ही कुछ एक शब्द हैं जो बहुत ही अति प्रिय हैं। पहला है फतवा, दूसरा है जिहाद, तीसरा है हलाल, चौथा है हराम। और हराम की बात करें तो जहां उन्होंने विवाह किया है, वहां एक मौलवी का बयान आता है, सबसे हास्यास्पद है। सुना देते हैं, वो मौलवी साहब का बयान है हमारे पास। उनका मानना है कि उनकी शादी ही हराम है। हाँ। तो अब इससे ज्यादा और क्या हास्यास्पद हो सकती है? स्वरा भास्कर की शादी पे जो इस्लामिक स्कॉलर है, मौलवी है, क्या कह रहे हैं आप सुनिए।
देखिए, शरई एतबार से शादी जो इस्लाम मजहब का मानने वाला और दोनों को लाजिम है कि दोनों इस्लाम के मजहब मानने वाले हों और दोनों ने इस्लाम को कबूल किया हो अपनी राजी और खुशी और अपनी मंशा के मुताबिक, तो शादी हो सकती है और उसको जायज़, शरीयत ने उसको जायज़ माना है। और अगर कोई यानी लड़की गैर मुस्लिम है और लड़का मुसलमान है, अब ऐसी कंडीशन में कोई निकाह करता है, शादी करता है, तो शरीयत की रोशनी में वो निकाह तो वैसा निकाह नहीं है। वाह, फिर तेरी कहानी याद आई, स्वरा बदनाम हुई, ईवीएम तेरे लिए। एक और कहानी इनके बारे में है, ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की हैं, किसी को शक नहीं। इन्होंने एनआरसी का ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है पर एनआरसी का विरोध करना शुरू कर देती हैं। इन्हें सीए के बारे में फुल फॉर्म तक नहीं पता पर सीए का विरोध करना है। ये अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान की तुलना आरएसएस से, बीजेपी से, हिंदू संगठनों से करती हैं। देखिए पंकज जी, मेरा तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं हंसी आती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भारत जिसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग हैं और उनके बीच ही उनका लालन पालन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सनातन को तो बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन तालिबान के विषय में उनको ये जो ज्ञान है वो कहाँ से इन्होंने अर्जित किया है, इस पर भी बात होनी चाहिए। और तालिबान किस तरीके से महिलाओं के साथ, मैंने एक घटना देखी थी और ख़ास करके उसके विषय में बहुत सारे बड़े अखबारों में एक न्यूज़ भी आई थी कि एक गर्भवती महिला का पेट फाड़ के उसके बच्चे को बाहर निकालने के बाद बोरे से सिल दिया जाता है तालिबान के द्वारा। तो ये ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं किस प्रकार से ये लोग आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं और कहीं ना कहीं बात बात पे इनके तो बहुत ही प्रिय शब्द हैं, फतवा इनके प्रिय शब्द हैं, जिहाद इनके प्रिय शब्द हैं, हलाल हराम, इस प्रकार की शब्दावली जो है ऐसे ही लोगों की हो सकती है। ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विषय में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से तारीफ कर रही थी, किस तरीके से भारतीय सेना, मैं तो उस प्रसंग पे भी आऊँगा कि भारतीय सेना कश्मीर में किस तरीके से काम करती है, किस विषम परिस्थितियों में भारत की जो सेना है उसको लड़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं आतंकियों को, आतंकी हमले जो होते हैं उनसे बचाने का काम वो कश्मीर की जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे करके लगी रहती है। और किस विषम परिस्थिति में एक अधिकारी को, एक आतंकी को गाड़ी पर बांध करके ले जाना पड़ा और उसके बाद इनका ट्वीट आ जाता है। ये किस प्रकार की जो उनकी जो मानसिकता है इसको कहीं ना कहीं। अच्छा, एक बात बताइए सुमित जी, ये जो लेफ्टिस्ट होते हैं इन्हें भारतीय सेना से, हिंदुओं से, भारत से इतनी नफरत क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता जो है वो जहर भरी हुई है और ऐसे जहरीली मानसिकता के लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको राजनैतिक रूप से और देश के हित के लिए कुचल देने की आवश्यकता है, इस प्रकार की मानसिकता को। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। चाहे आप इस प्रकार की मानसिकता का उदय आपने देखा होगा, चाहे रशिया में होता है, चाहे चाइना में होता है, चाहे विभिन्न देशों में जहां भी हुआ, वहां कभी भी आम जनता के हित की बात नहीं होती है। जनता को जिस तरीके से एक कीड़े मकोड़ों की तरह समझने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी ही मानसिकता को आगे बढ़ाते हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से झारखंड की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर विभिन्न राज्यों में जहां आपने देखा होगा कि नक्सल मूवमेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे थे, और किसके काल में, तो 2014 के पहले, और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी आती है और ऐसे लोगों को या तो बलपूर्वक अथवा कहीं ना कहीं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो हमने प्रयास किया, बलपूर्वक मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो आतंकी गतिविधि में लिप्त रहेगा, जो नहीं मानेगा, तो निश्चित रूप से उसका एनकाउंटर भारतीय सेना करेगी। भारत में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो करेंगे, क्योंकि आम जनता को वैसे लोगों से खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को बहकाया गया, जिन ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं बहला फुसलाकर इस प्रकार की मानसिकता उनके अंदर डालने का काम ऐसे लोगों ने किया, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की गई और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आज ऐसे लोगों के तो सीने पे सांप लौटते हैं, क्योंकि देश को में जो विभाजनकारी जो शक्तियां हैं वो फलीभूत नहीं हो पा रही हैं।
एक और आखिरी सवाल, जिन महिला ने इन्हें हराया है वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं, यंग हैं, मुस्लिम महिला हैं, और फिर मैं देखता हूं कि जब इकरा हसन उत्तर प्रदेश में जीतती हैं तो सारा वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, वाह वाह एक महिला जीती है, मुस्लिम महिला जीती है। लेकिन जब सना मलिक जीतती है तो वो कहते हैं हाय हाय देखिए सना मलिक जीत गई। ऐसे देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी समस्या है ना कि ये जिन शब्दों का प्रयोग ये लोग करते हैं, तालिबान, ISIS, या फिर आप देखेंगे कि देश में भी आपने देखा होगा कि देश के केंद्र दिल्ली में जब नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और उनके पीछे कौन लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं? ये कांग्रेसी मानसिकता के लोग, और ये कहीं ना कहीं ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो जब ऐसे लोगों को समस्या होती है किससे? राष्ट्रवाद की विचारधारा से। जब देश एकीकरण के साथ आगे बढ़ता है, समाज के विभिन्न तबके के जब लोग राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करते हैं तो इनको समस्या हो जाती है। एक महिला, खास करके मुस्लिम परिवार से आने वाली एक महिला जो पढ़ी लिखी महिला हो, और जब उसको प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है तो समस्या इनको इसलिए होती है क्योंकि बोलने का अधिकार जो है ये ऐसे लोगों को देना नहीं चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने का काम मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम माताओं को हमने किया। इस बात को कहीं ना कहीं मुस्लिम माताएं बहनें बहुत अच्छे से समझती हैं, लेकिन इस प्रकार के लोग, जो कुछ एक लोग जो जरूरत से ज्यादा अपने आप को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो एक कहावत है ना कि नया नया मुल्ला ज्यादा वो तो इस प्रकार की जो कहावत प्याज खाता है जाता है, तो इस प्रकार की कहावत है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से उनको बाहर निकलना चाहिए। फिल्मों में तो काम मिलने से रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उनकी, नहीं आरा की अनारकली बनाई थी। नहीं, ये तो आरा को बदनाम करने की साजिश रचने वाले लोग हैं। ये बिहार की भूमि को बदनाम करने की साजिश रचने वाले लोग हैं, जिसका खुद कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका राजनीतिक अस्तित्व के अलावा जिसका मूवीज वगैरह की बात करें तो बिहार की धरती ने एक ऐसी पुण्यजा भूमि है जिसने एक से बढ़कर एक कलाकार दिए, एक से बढ़कर एक साहित्यकार दिए, एक से बढ़कर एक नेता दिए, एक से बढ़कर एक अभिनेता दिए। चाहे पंकज त्रिपाठी की बात करें, चाहे मनोज तिवारी की बात करें, चाहे अन्य कलाकारों की बात करें, लेकिन ये आकर के बिहार को बदनाम करने वाले लोग हैं। ऐसे छूट भैया कलाकारों से और छूट भैया नेताओं से, कलाकार शब्द कहना गलत है, ऐसे कहीं ना कहीं छूट भैया लोगों से देश बहुत अच्छे से जानता है। इनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए जरूरत पड़े तो कुछ भी कर सकते हैं कैमरे के ऊपर। तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि आरा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। आरा सिर्फ अनारकली की वजह से नहीं जाना जाता। दूसरा सवाल ये कि 17 राउंड तक जब ये आगे थे तब इन्हें ईवीएम अच्छा नजर आया, लेकिन 18वें और 19वें राउंड में जैसे ही पीछे होते हैं स्वरा भास्कर को ईवीएम 99% चार्ज दिखने लगता है। बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। हारी हैं तो हार को स्वीकार करना पड़ेगा, पीपल्स मैंडेट को कबूल करना पड़ेगा, और ये हर चुनाव के बाद, हारने के बाद ईवीएम को बदनाम करना और जीतने के बाद ईवीएम वाह वाह, ये नहीं चलेगा और इस देश की जनता समझती है। सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट देखकर जरूर बताएं। नमस्कार।